बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। विश कन्या किस्त नंबर 4। कसूर कांति का भी नहीं था। इस दौर में जितने भी मसले जन्म लेते हैं माली हालात बेहतर ना होने से लेते हैं। ये घराना भी माली बेकसी का शिकार था। कोपा छोटी सी गरीब बस्ती थी। गरीबों को तो बीमार होने का हक भी नहीं होता। बीमार होते भी हैं तो खुद ठीक हो जाते हैं। अगर किसी को कुछ ज़्यादा ही मुश्किल पेश आ जाए तो वे जी मौजूद थे ना, जिनकी जड़ी बूटियाँ कभी कभी काम कर जाती थीं। आस पास की बस्तियों में बंदे छोड़ रखे थे जो खानदानी वेद तीरथ राम त्रिवेदी की झूठी सच्ची तारीफों के पुल बांधते रहते थे। और इस तरह कभी कभी त्रिवेदी जी को दूसरी बस्तियों के बीमार भी मिल जाते थे। इसके बावजूद आमदनी इतनी नहीं थी कि बेटियों की शादी ब्याह के बारे में सोच सकते। परेशान तो वो भी थे इन हालात से, लेकिन कांति देवी दिन रात कुटती रहती थी। बेटियां थी कि किसी भी मुश्किल को हाथर में लाए बगैर सेहतमंद और तवाना थी। वो दाल रोटी खा कर भी खूबसूरत और तंदुरुस्त हो रही थी। इनके चेहरे लाल गुलाबी थे, गालों से जैसे खून टपकता था। हालात से उनकी लापरवाही पर कांति देवी और चिरागपा होती और अक्सर बकती जगती रहती थी। तेरा सत्यानाश मस्टंडी हथियारी, ये तेरा झूले झूलने की उम्र है। भगवान करे रस्सी टूट जाए और अगर तू गिरे मीलों दूर जाकर ऐसी गिरे कि फिर उठ ना सके। कितनी बार कह चुकी हूँ कि दाल चढ़ा दे। थोड़ी ही देर में सबके पेटों में भूख मचल उठेगी। अम्मा रोटी दो, माता जी रोटी दो। 1.5 किलो आटा पड़ा है मटके में। थोड़ी देर में वो राजा जी आते होंगे। जंग जीत कर आते ही बोलेंगे कांति रोटी लगा दे, बड़ी भूख लग रही है। चलो पका दो रोटी। अरे कहाँ से पका दूँ? अरे मैं कहती हूँ उतरती है झूले से कि उठाऊँ लकड़ी। यूँ तो हमें आदत नहीं है ज़्यादा बोलने की, पर तुम्हें समझाने के लिए बोल रहे हैं माता जी। अगर हम झूले से गिरे भी तो मीलों दूर कैसे जाकर गिरेंगे? सामने तो दीवार है, इसी से टकरा कर गिर पड़ेंगे। फिर तुम पूछोगे कि बसंती तुमने इतनी लंबी पींग क्यों ली? और हम रुक्मणी ने शोले की बसंती के डायलॉग उसी की आवाज़ में बोले तो कांति देवी दौड़ी लकड़ियाँ उठाने। बसंती ने झूले से छलांग लगा दी और कांति देवी ने गिली लकड़ी उठाई तो जरी रूह भटक गई। और ये लकड़ी देखो, लगे हर जोहर से निकाल कर लाए हैं। कभी आंख भरकर न देखा कि जो चीज़ पैसे देकर खरीद रहे हैं वो ठीक है भी या नहीं। लोग वैसे तो वेद जी करते हैं, पर चूना लगाने से कोई बाज ना आवे। अब झोंकर इन गिली लकड़ियों से चूल्हा। मैं कहती हूँ इनकी कहीं और जा घुसते, पगड़ी बांधकर कालक लगे इन लड़कियों के मुंह पर जो बर की तलाश में मेरे ही घर आ मरे थे। सत्यानाश हो इनका, जिन्होंने आंखें बंद करके इन्हें मेरे पल्लू से बांध कर फेरे करा दिए कि तन पर तो है तो पेट में नहीं, पेट में है तो तन ढांकने को नहीं। अरे कहाँ मर गई है तू रुक्मणी? माता जी डब्बे से दाल निकाल रही हूँ, है भी या नहीं है? रुक्मणी ने जवाब दिया और कांति चूल्हे के पास रसोई में जा बैठी। लकड़ियाँ सचमुच गिली थी। घर भर में धुआं फैल गया। उधर त्रिवेदी महाराज भी कोपा पहुंच गए। बैलगाड़ी एक दोस्त की थी। जब भी जड़ी बूटियों की तलाश में जाते और इसे बैलगाड़ी ले जाते, वापस आते तो पहले जार जनकार उतारते, फिर बैलगाड़ी वापस करने जाते। इसके बाद घर में दाखिल होते, मगर आज वो घर आकर पहले घर के दरवाजे पर आ पहुंचे। उन्होंने अपने घर के माहौल के बारे में सतरानी को बताया, फिर घर का दरवाज़ा खोला। सबसे पहले निगाह कांति पर पड़ी, जिसने किसी न किसी तरह चूल्हा जला लिया था। आंखों से पानी बह रहा था और वो धुएं से गहरी सुर्ख और धुंधलाई हुई थी। फिर भी इसने त्रिवेदी को देख लिया। इससे पहले कि कुछ बोलती कांति की नज़र सतरानी पर पड़ी। पहले तो आंखों पर यकीन नहीं आया। साड़ी का पल्लू पकड़कर आंखों को पहुँचा, फिर चंद कदम आगे बढ़ी, करीब आकर सतरानी को देखा, फिर हैरत भरे लहजे में बोली, ये कौन है? देवी है, लक्ष्मी देवी। तीरथ राम त्रिवेदी के हलक से डरी डरी सी आवाज़ निकली। कांति देवी अपनी तंज करने वाली आदत से बाज नहीं आई। कहने लगी, आकाश से उतरी है क्या? यही समझ ले, बाग बदलने वाले हैं हमारे। तुम क्या देख रही हो लड़कियों? सतरानी के आराम का बंदोबस्त करो। लड़कियां तो इसे देखकर ही कुर्बान हुए जा रही थी। पद्मनी ने आगे बढ़कर सतरानी का हाथ पकड़ लिया। आओ, तुम्हारा नाम लक्ष्मी देवी है या सतरानी? नाम क्या होता है? सतरानी ने उसके साथ आगे बढ़ते हुए कहा। पद्मनी उसे ताज्जुब से देखने लगी। दूसरी तरफ कांति देवी कड़ी नज़रों से त्रिवेदी को देख रही थी। कौन है? कहाँ से लाए हो? कब तक यहाँ रहेगी? किधर? क्यों?
धर्म बदल लिया है क्या तुमने अपना? लक्ष्मी देवी का नाम सुना नहीं क्या? नाम तो सुना है, पर हमारे बाग ऐसे नहीं है कि लक्ष्मी देवी हमारे घर पधारे। अपने बाग की बात कर, तू है ही जलमोही है। अब मेरा दिमाग खराब मत कर, कुछ खाने पीने को दे मुझे भी और इसे भी, मगर इज्जत आबरू के साथ, और हाँ, जेब को ज़रा काबू में रखियो। इससे पहले कि कांति देवी जंग का आगाज करती, दरवाजे की जंजीर जोर से बजी और कांति देवी त्रिवेदी जी को घूरते हुई दरवाजे की तरफ बढ़ी। त्रिवेदी जी मौका गनीमत पाकर अंदर चल पड़े और कांति जी ने दरवाज़ा खोल दिया तो ठठक गई। बाहर बड़ी सी मोटर के सामने दो आदमी खड़े हुए थे। कांति देवी को देखकर इनमें से एक ने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और बोला, वेद जी महाराजगढ़ में हैं? हाँ, क्या बात है? कांति देवी ने किस कदर खौफजदा होकर पूछा। हम शादरे से आए हैं। वेद जी ने शादरे में राणा भगवान वसाजी की धर्मपत्नी का इलाज किया था, वो ठीक हो गई हैं। काशी जी गई थी, वहाँ से वापस आई हैं। उन्होंने वेद जी के लिए कुछ भेजा है, मैं वेद जी को भेजती हूँ। कांति देवी ने कहा। थोड़ी देर के बाद त्रिवेदी जी बत्ती से निकाले लदे फदे अंदर आए। फलों के वो टोकरे और मिठाई का खूब बड़ा सा टोकरा उनके साथ था। आने वाले चले गए तो उन्होंने नोटों की बड़ी गद्दी कांति देवी की तरफ बढ़ाते हुए कहा, शर्म हो तो चुल्लू भर पानी में डूब मरो। देखा तुमने लक्ष्मी आई है या नहीं? अब भी इसे लक्ष्मी नहीं मानेगी? कांति देवी ने पूरी बात भी नहीं सुनी थी, वो तो इन नोटों को बार बार गिन रही थी, फूल रही थी। खुशी के मारे इनके कान बंद हो गए थे। इस तरह सतरानी की तकदीर ने इसे बहुत सी फजूल बातों से बचा लिया और इसके दिन रात आराम से गुजरने लगे। लड़कियां तो इसकी दीवानी हो गई थी। इनकी खुश नसीबी थी कि इनके साथ कोई ऐसा वाक़या पेश नहीं आया था जो उनकी ज़िंदगी के लिए ख़तरनाक होता। अलबत्ता अब सतरानी को टूटा हुआ मंदिर और बाबा बजरंगी याद आने लगा था। नई नई चीज़ें, नए नए लोग देखकर उनके दरमियान रहकर से बहुत अच्छा लगता था। लेकिन आदमजादी थी ना, सीने में भी दिल था। वो दिल ही क्या जिसमें प्यार ना हो। इसने होश ही बजरंगी की गोश में संभाला था। परिंदे हशरातुल अर्ज़ इसके दोस्त थे, वो दुनिया ही अलग थी। फितरत ने इसे दूसरे इंसानों को देखकर खुशी का एहसास दिया था। वो ना होश नहीं थी, लेकिन बजरंगी से दूर होते हुए इसे बहुत दिन गुजर गए थे। चूँकि इसकी त्रिवेदी के यहाँ कदम रखते ही बिल्कुल इत्तेफाक से एक बड़ी रकम कांति देवी के हाथ आ गई थी, इसलिए उन्होंने भी इसे लक्ष्मी देवी तस्लीम कर लिया था, वरना सतरानी को ज़रूर कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ता। अलबत्ता न जाने क्यों जब वो सतरानी पर निगाहें डालती, उन्होंने एक अजीब सा एहसास ज़रूर देखा था। एक दिन उन्होंने घर की छत पर एक अनोखा मंजर देखा था। वो कोई भीगा कपड़ा पहनाने छत पर गई थी। वहाँ सतरानी पहले से मौजूद थी। उन्होंने देखा कि बहुत सी चिड़िया सतरानी के सारे कंधों, बाजुओं और घुटनों में बैठी हुई हैं। सतरानी हंस रही थी, मुस्कुरा रही थी, चिड़ियों की मध्यम चींची भी सुनाई दे रही थी। ये मंजर देखकर उनका दिल पर एक अजीब सा असर हुआ। ये बात उन्होंने दिल से तस्लीम कर ली कि सतरानी इंसान नहीं, लक्ष्मी देवी ही है, वरना इन परिंदों का इस तरह इसके बदन पर बैठ जाना और इनसे बातें करना किसी इंसान का काम नहीं था। इस दिन इनके दिल में सतरानी की बड़ी अकीदत पैदा हो गई। वो उल्टे पाँव नीचे उतर आई। फिर एक दिन एक और मंजर इनकी निगाहों के सामने आया। उन्होंने अपनी बच्चियों को देखने के लिए कमरे में झांका। यही सतरानी भी सोती थी। उन्होंने देखा कि काला नाग सतरानी के पैरों के पास इसकी चारपाई पर चढ़ रहा है। उन्होंने अच्छी तरह नाग को देखा था। थोड़े ही फासले पर रुक्मणी और शांति सो रही थी। अगर चंद फुट का फासला और तय कर लिया जाता तो ये नाग इन दोनों को तक भी पहुंच सकता था। इनके हलक से एक जोरदार चीख निकली। रुक्मणी, शांति और इनकी दहशतनाक चीख सुनकर खुद सतरानी भी उठ गई। लेकिन दूसरा हैरतनाक मंजर ये था कि चारपाई पर चढ़ता हुआ सांप एकदम गायब हो गया था। समझ में नहीं आता था कि इसे ज़मीन निकल गई या आसमान। सांप इतना भयानक था कि फिर देर तक कांति देवी के मुँह से आवाज़ ही न निकल सकी। वो बस खौफजदा अंदाज में ज़मीन की तरफ इशारा कर रही थी। लड़कियां इनके इर्द गिर्द जमा हो गई। खुद सतरानी भी उठकर इनके पास आ गई। बामुश्किल तमाम कांति देवी बता सकी कि उन्होंने यहाँ सांप देखा है। लड़कियां चीखें मारकर बाहर भागी थीं, लेकिन सतरानी खामोश खड़ी रही थी। तुम भी बाहर आ जाओ सतरानी, भगवान की सौगंध, मैंने अपनी आंखों से नाग देखा है। हाय रे राम, बड़ा ही खौफनाक था, बिल्कुल काला और खूब लंबा। वो कहाँ गया? सतरानी के हलक से एक बार फिर आवाज़ उभरी। यही तो पता नहीं चला। इस दिन सतरानी न डाल रही थी। वो कमरे से बाहर नहीं निकली थी। यूँ लगता था जैसे वो नाग को तलाश कर रही। और शाम को त्रिवेदी जी को ये बात बताई गई तो वो भी थोड़ा सा बौखला गए। वेद जी को ये बात बिल्कुल नहीं मालूम थी कि सतरानी कोई पुरस्कार में लोग है। बेशक वो इन्हें जंगल में मिली थी और इसके बाद से उन्होंने लाख जतन किए थे कि इसके माता पिता घर बार का पता चल जाए। बस एक ही नाम लेती थी, वो जोगी बजरंगी।
वेद जी ने अपने वसाइल से काम लेकर आसपास के इलाकों में जोगी बजरंगी को तलाश भी कराया, लेकिन ऐसा कोई नाम उनके सामने नहीं आया था। अलबत्ता इस पुरस्कार लड़की की बहुत सी बातों को उन्होंने महसूस किया था। वो कभी कभी जड़ी बूटियों के मामले में भी मदाखलत कर लिया करती थी। एक दिन वो खान में तपता हुआ कोपा का ये एक आदमी उनके पास आया। ये कपड़े का ताजर था और तकरीबन 3 महीने से बुखार में मुब्तला था। बहुत से इलाज कराए गए थे। इसने पैसे वाला आदमी था, इससे छोटे मोटे इलाज को खातिर में नहीं लाता था, लेकिन फिर कुछ लोगों ने, जिन्हें तरवेद जी के इलाज से फ़ायदा पहुंच चुका था, इसे मजबूर किया कि इन्हें भी दिखाया जाए। इत्तेफाक से इस वक्त सतरानी भी इनके पास मौजूद थी। जब इस आदमी को कुछ लोग लेकर त्रिवेदी जी के पास आए, त्रिवेदी जी ने उसकी नब्ज़ देखी और वो सारे काम किए जो वो किया करते थे। लेकिन जब वो जड़ी बूटियों के अड़क को मिलाने लगे तो सतरानी ने उनका हाथ पकड़ लिया। नहीं, आप गलत दवा बना रहे हैं, ये बूटियाँ इस इलाज के लिए नहीं हैं। त्रिवेदी जी बाहर तौर सतरानी के कायल थे। उन्होंने वही दवा बनाकर दे दी और दूसरी रात इस शख्स का बुखार उतर गया। 3 महीने से वो जिस अजियत में मुब्तला था, इसे निजात मिल गई। फिर वो सेहतमंद होता चला गया। बस इसके बाद तो त्रिवेदी जी के गिर्द मजमा लग गया। खुद इस शख्स ने कपड़ों के कई थान और बहुत से पैसे त्रिवेदी जी को पहुंचाए थे। और हकीकत यही थी कि जब से सतरानी वेद जी के पास आई थी, उनकी आमदनी में काफ़ी इजाफा हो गया था। इसकी वजह से कांति काफ़ी मतमीन हो गई थी। अलबत्ता जिस दिन से उन्होंने सतरानी के पास नाग देखा था, इस दिन से वो थोड़ी सी इससे खौफजदा रहने लगी थी और इस खौफ की एक दिन तकमील हो गई। दोपहर का वक्त था। कांति जी की बाकी बेटियां दूसरे कमरे में सो रही थी। कांति देवी ने इस दिन के बाद से सतरानी का कमरा अलग कर दिया था। इसे खूबसूरत साफ सुथरा करके सजा भी दिया था। इसके बाद कई बार वो सतरानी के कमरे में झांक चुकी थी। बस शाम का खौफ इनके दिल पर सवार रहता था। इस दिन दोपहर के वक्त उन्होंने उसके कमरे में झांका तो वो दोनों हाथों से सीना पकड़ लिया। आज का मंजर ही कुछ और था। उन्होंने देखा कि सतरानी ज़मीन पर आसन जमाए बैठी है। एक स्याह रंग की खौफनाक नागर सतरानी की गर्दन से लिपटी हुई है और इसका मुँह सतरानी के होंठों से मिला हुआ है। सतरानी की आंखें बंद थी और नागन इसके होंठों से अपना पान मिलाए हुए थी। सतरानी से एक गज के फासले पर एक काला नाग भी पान उठाए कुंडली मारे बैठा नजर आया। सांपों का ये जोड़ा सतरानी से इस तरह मोहब्बत का इजहार कर रहा था जैसे उनके दरमियान कोई बहुत गहरा रब्त हो। कांति देवी की आवाज़ ही बंद हो गई। पाँव वही जम गया और वो फटी फटी आंखों से इस मंजर को देखने लगी। फिर नागन ने सतरानी के मुंह से मुंह हटाया और इसके पूरे बदन के गिर्द लिपटने लगी। नाग ने भी अपना फन सतरानी के घुटने पर रख दिया और सतरानी का हाथ नाग के फन पर जा लगा। इसके अंदाज में बड़ा प्यार था। फिर इसने बड़े उदास लहजे में कहा, तुम ही मेरी सहायता न करो गुन और रेपो, पता नहीं बाबा बजरंगी कहाँ चला गया है। तुम इसे तलाश करो और मुझे बताओ। वो मुझे बहुत याद आता है। सांप ने पान उठाकर अपना चेहरा सतरानी के चेहरे के करीब किया। कोई आवाज़ तो नहीं उभरी थी, लेकिन यूँ लग रहा था जैसे सांप उसकी आंखों में देखकर उससे बातें कर रहा हो। सतरानी ने बात करने वाले अंदाज में जवाब दिया, हाँ, और मुझे कोई तकलीफ नहीं है यहाँ, बल्कि यहाँ बड़ा अच्छा लग रहा है। यह तमाम आवाज़ें कांति देवी के कानों तक पहुँच रही थी और उन पर गशी सी तारी होती जा रही थी। वो गिरने से बचने के लिए एक दीवार का सहारा लेने पर मजबूर हो गई। क्वार्टर पर हाथ लगा और क्वार्टर दीवार से टकराया। तब भी सतरानी चौंक कर दरवाजे की तरफ देखने लगी। नागन आहिस्ता आहिस्ता उसकी गर्दन से उतरने लगी और फिर नागों का ये जोड़ा कमरे के गोशे में नजर आने वाले एक सुराख में दाखिल हो गया। ये सुराख नया था। खुद कांति देवी ने इस सुराख को इससे पहले नहीं देखा था। वो दरवाजे से लगी खड़ी रही। सतरानी अपनी जगह से उठी और उनकी आंखों में एक अजीब सा नशा था। इसकी आंखों में वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ी और कांति देवी से कुछ फासले पर रुक गई। माता जी, इसके मुंह से आवाज़ निकली। कांति देवी बुरी तरह से चौंक पड़ी। उन्होंने दोनों हाथ उठाए और माथे से लगाकर बोली, प्रणाम महालक्ष्मी जी। ये महालक्ष्मी। उनकी लरजती हुई आवाज़ उभरी। जो नज़ारा उन्होंने देखा तो वो किसी देवी से मुतल्लिक हो सकता था। पहले भी वो सतरानी के देवी होने की कायल हो चुकी थी और आज तो हद ही हो गई थी। नागिन किस तरह उसके मुंह को चूम रही थी। कितना वाहलाना अंदाज था उसका। ये कभी ख्वाब में नहीं सोचा था कि किसी नागिन का किसी इंसान से इतना गहरा ताल्लुक़ हो सकता है। वैसे भी ये लोग नाग देवता की पूजा करते थे और अब तो जो कुछ देख लिया था, इसके बाद मज़ीद कुछ देखने की गुंजाइश नहीं थी। वह मुश्किल तमाम कांति देवी के मुँह से निकला, हाँ, वो सागन और रेपू हैं, मेरे बचपन के दोस्त, बचपन के साथी। रेपू ने मेरी हर तरह से सहायता की है और सागन ने मुझे बहुत कुछ समझाया इस संसार के बारे में। मगर मैंने पहले भी, हाँ, मुझे तलाश करते हुए यहाँ तक आए हैं। मैंने कहा ना, वहाँ पहले रहते थे जहाँ नाग मंदिर था। बाबा बजरंगी मुझे वहाँ से ले आया था और खुद पता नहीं कहाँ चला गया है। मैंने उनसे कहा है कि बाबा बजरंगी को तलाश करके मुझे बताए।
कांति देवी वही घुटनों के बल बैठकर दोनों हाथ जोड़कर उसके सामने झुक गई थी। उसने कहा, ये कभी तुम्हें डसेंगे नहीं, वो जानते हैं कि मैं यहाँ रहती हूँ। मैं इसके अलावा कांति देवी के मुंह से कोई आवाज़ नहीं निकल सकी। फिर एक दिन कुछ लोग गाड़ी में बैठकर आए और वेद जी को, जो अब काफ़ी नाम कमा चुके थे, इनकी शोहरत आसपास फैलती जा रही थी, आवाज़ें दी गई। वेद जी बाहर गए तो उन्होंने इस बड़ी सी गाड़ी को देखा जो बहुत ही खूबसूरत और शानदार थी। 4 आदमी से नीचे उतरे। हम तीरथ राम त्रिवेदी से मिलने आए हैं। हाँ बोलो, मैं ही तीरथ राम त्रिवेदी हूँ। त्रिवेदी जी, आपने सहारनपुर का नाम तो सुना होगा। सहारनपुर के बॉस सबसे बड़े जागीरदार महाराज गुरबचन सिंह हैं। गुरबचन सिंह के सबसे छोटे भाई जुगल राज सख्त बीमार हैं। उनका मर्ज अजीबोगरीब है। क्या कहा गया है कि आपको इसके बारे में बता दिया जाए। इनके नाक और मुंह से कीड़े निकलते हैं और उनका खून पानी होता जा रहा है। बदन पर बड़े बड़े से सफ़ेद धब्बे पड़ गए हैं। ये बीमारी है उनकी। न जाने इन्हें कहाँ कहाँ दिखाया गया है, लेकिन कहीं से कोई फ़ायदा नहीं हुआ। थोड़े दिन पहले किसी ने गुरबचन सिंह महाराज को आपके बारे में बताया कि आप बड़ा अच्छा इलाज करते हैं, इसलिए हम आपके पास आए हैं। आपको गुरबचन सिंह की हवेली चलना होगा। जितनी दौलत आप चाहें ले लें, वैसे बड़ी रकम हम लेकर आए हैं और भी है, वो आप ले लें, लेकिन आपको चलना होगा। वो अंदर आया और सतरानी को एक अलग कमरे में ले गया और बोला, सतरानी, एक कठिन वक्त आन पड़ा है। कुछ लोग आए हैं मेरे पास। गुरबचन सिंह जी सहारनपुर के बहुत बड़े ज़मींदार हैं। उनके भाई जुगल राज को एक बीमारी है जो बहुत अरसे से लगी हुई है। उसका कोई इलाज नहीं हो सका। बीमारी ये है कि उसके नाक और मुंह से कीड़े निकलते हैं और बदन पर सफ़ेद धब्बे पड़ गए हैं। खून पानी हो गया है। वो कमज़ोर से कमज़ोर तर होता जा रहा है। इसका इलाज करना है। तेरे ध्यान में ऐसी कोई जड़ी बूटी है जिससे इसे फ़ायदा हो? सतरानी ने सादा सी निगाहों से त्रिवेदी जी को देखा और बोली, मेरे मित्र मुझे वो जड़ी बूटी बता देंगे। ना सिर्फ बता देंगे बल्कि लाकर भी देंगे। आप चिंता मत करो। आप चाहो तो इनका इलाज करो। तुम मेरे साथ चलेगी? हाँ मैं चलूँगी, सतरानी ने जवाब दिया। त्रिवेदी जी आंखें बंद करके हाथ जोड़कर गर्दन हिलाने लगे। हाय भगवान, कौन सा नेक काम किया था मैंने जो मुझे ये लक्ष्मी मिल गई। और इसके बाद वो सहारनपुर जाने की तैयारियाँ करने लगे। बजरंगी निढाल हो गया था और वो अपनी तकदीर को रोता रहा। बहन गुम हो गई थी, इसे ही तलाश ना कर सका कि अब एक और गम इसके सीने में समा गया था। सतरानी भी इसे अपनी औलाद की तरह प्यारी थी। पहले दिन से इसने इसे पाला था। इससे अपनी गलती की वजह से अपने आप से नफरत हो गई थी। पता नहीं क्या हुआ होगा इसके साथ। वो तो संसार के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। कई दिन गुजर गए, हर कोशिश कर डाली थी। इसके बाद वो मायूस हो गया था। इसे फैसला करना था कि यहाँ तो आत्महत्या कर ले या फिर अपने इंतकाम के लिए तैयार हो जाए। आखिरकार इसने दूसरा अमल करने का फैसला कर लिया और दोहरे गम को सीने में सजाए आगे की मनसूबाबंदी करने लगा। सबसे पहले इसने एक पिस्तौल और गोलियां हासिल की और फिर कुछ आस लिबास खरीदे। हुलिये में थोड़ी सी तब्दीली की और इसके बाद ट्रेन में बैठकर चल पड़ा। दिल्ली के सहारनपुर के सफ़र के दौरान उसकी निगाहें भटकती नहीं थीं। इसके दिल में होक सी उठती रही थी। काश किसी स्टेशन पर दोनों में से कोई चेहरा नजर आ जाए। परेशान हाल उसे तलाश करती हूँ। सतरानी या राधिका हंचिस की अब सूरत भी बदल गई होगी। सहारनपुर स्टेशन पर वो उतर गया और प्लेटफॉर्म पर कदम रखते ही उसकी आंखों में खून उतर आया। इसने गुरबचन सिंह की हवेली के बारे में सोचा जिसे वो अक्सर कर गया था, लेकिन इसके बाद उसे पता नहीं चल सका कि वहाँ क्या हुआ, कितने मरे, कौन कौन बचा। वो याददाश्त के सहारे इस इलाके में पहुँचा था जहाँ वो हवेली मौजूद थी और ये देखकर इसे अफसोस हुआ कि हवेली इस शान शौकत के साथ अपनी जगह मौजूद थी, बल्कि इसके कुछ छोर से भी तमीर हो गए थे, जिसकी वजह से वो खूबसूरत लगने लगी थी। बजरंगी दूर से उसे देखता रहा। बड़े फाटक पर चौकीदार अलर्ट खड़ा था। मोटरें और बगियां आ जा रही थी। इनमें से कोई शनासा चेहरा नजर नहीं आया, लेकिन इसने महसूस किया कि गुरबचन सिंह के खानदान ने काफ़ी तरक्की कर ली है। अब इसे आगे के मंसूबे पर अमल करना था। हवेली से कोई 50 गज के फासले पर इमली का एक पुराना दरख्त आज भी मौजूद था। यह दरख्त बजरंगी ने पहले भी देखा था। वो इस दरख्त के नीचे जा बैठा। कई घंटे गुजर गया, वो लेट गया था। इसने महसूस किया कि गेट का चौकीदार कई बार इसे देख चुका है। आखिरकार वो इसके करीब पहुंच गया। बाबा जी यहाँ ना लेटें, मालिक इधर से आते जाते हैं, मुझे डांट पड़ेगी, उसने कहा। बजरंगी ने अदाकारी करते हुए कहा, थोड़ी देर और यहाँ रहने दो भाई, बस जीवन के 2 सांस रह गए हैं। थोड़ी देर बाद, थोड़ी बहुत देर में पूरे हो जाएंगे। ये तो अच्छी बात है कि बड़े लोग इधर आते जाते हैं। कर्म तो करा ही देंगे भगवान के नाम पर। चौकीदार ने हमदर्दी से उसे देखा, फिर बोला, कुछ बीमार हो बाबा जी? हाँ भाई, अकेला हूँ इस संसार में।
इस संसार में बस यही बीमारी है, चला जाता हूँ कहीं और जाकर मर जाऊंगा, तुम्हें डांट पड़े ये मुझे गवारा नहीं। बजरंगी ने 2-3 बार उठने की कोशिश की और गिर पड़ा। चौकीदार के दिल में हमदर्दी पैदा हो गई, यही बजरंगी चाहता था। नहीं बाबा जी, हम तुम्हें फेंकने नहीं जा रहे, तुम हमारे क्वार्टर में चलो, हम तुम्हारी सेवा करेंगे। बजरंगी खामोश हो गया। वो दिल में खुश था कि इसके मंसूबे का पहला मरहला कामयाब हो गया था। कम अज कम इसे हवेली के अंदर दाखिल होने का मौका मिल गया था। चौकीदार बाबूलाल हवेली के पिछले हिस्से में एक क्वार्टर में रहता था, जहां वो दूसरे नौकरों के क्वार्टर भी थे। वो अपनी धर्मपत्नी और बेटे के साथ वहां रहता था। इन सब ने बजरंगी की बड़ी सेवा की। दूसरों के पूछने पर चौकीदार ने बताया था कि इसका बीमार मामा गांव से आया है और कुछ दिन इसके साथ रहेगा। नौकरों के अजीज़ों कारब आते रहते थे। गुरबचन सिंह की तरफ से ऐसी कोई ममानत नहीं थी, इसलिए कोई खास बात नहीं हुई और बजरंगी वहां अपने पाँव जमाने लगा। उसने चौकीदार और उसके घर वालों से ऐसा रवैया रखा कि वो इससे मनूस हो गए और इसके साथ साथ आसपास के दूसरे नौकरों से भी इसने अच्छे ताल्लुकात कायम कर लिए। फिर एक दिन इसने गुरबचन सिंह को देखा। बूढ़ा जरूर हो गया था, लेकिन सेहत काबिल रश्क थी। कम वक्त बूढ़ा होने के बावजूद जवान हो रहा था। उसे देखकर बजरंगी पर जुनून तारी हो गया था, लेकिन इससे बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला और अपने आइंदा का लाहा अमल पर गौर करने लगा। फिर इसने एक कदम और आगे बढ़ाया। इसने बाबूलाल के पास गेट पर बैठना शुरू कर दिया और चौकीदारी करने लगा। बाबूलाल को इसका सहारा मिल गया था। किसी ने गौर भी नहीं किया था कि वो बड़ी खुश उसलूबी से दूसरे तीसरे दिन बाबूलाल को आराम करने का मौका दे देता था। इस दौरान इसने हवेली के एक दूसरे बुरे मुलाजिम रस्क राम से दोस्ती कर ली थी। रस्क राम के बारे में से मालूम हुआ था कि वो इस हवेली में ही पैदा हुआ था। इस दिन सुबह से बारिश हो रही थी। रात को बजरंगी ने बाबूलाल से कहा कि वो आराम करे, वो रात को पहरा संभालेगा। बाबूलाल ने खुशी से इसे जगह दे दी। बजरंगी ने खास तौर से रस्क राम को अपने पास बुला लिया था। बैठो रस्क राम जी, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। बजरंगी ने बेड़ी का एक बंडल रस्क राम को देते हुए कहा। अरे ये कहाँ से ले आए, ये तो बड़ी बढ़िया बेड़ी है। रस्क राम की बातचीत खिल गई। बस मैंने सोचा आज मंडली जमाएंगे, मौसम भी कितना बढ़िया है। वो तो है, लो आज तुम भी बेड़ी पियो, रस्क राम ने कहा और खुद भी बेड़ी निकाल कर सुलगा ली। एक बात बताऊं रस्क राम, तुमने सारा जीवन यहाँ बिताया है, तुम्हारा मन नहीं चाहेगा संसार देखो। रस्क राम ने खामोशी से बेड़ी के कश लेता रहा। फिर कसरत भरे लहजे में बोला, किसका मन ना चाहे भैया के संसार देखे, पर हम अकेले ही नहीं, खुद इस हवेली में भी हमारे जैसे कई और हैं जो पुरखों से गुरबचन सिंह महाराज के परिवार की सेवा करते चले आ रहे हैं और आज तक कर रहे हैं। कई ऐसे भी हैं जो बूढ़े होकर मर खप गए। बस भैया जी, ये बागों की बात होती है। जिसके बाग में भगवान ने जो लिख दिया है सो इसे तो पूरा करना ही होता है। हम कहाँ जाते हैं यहाँ से। गुरबचन सिंह महाराज के दादाजी ज़माने से यहाँ हैं। हमारे पिताजी अलबत्ता कहीं और से आए थे, बस इसके बाद यहीं की होड़े। एक बात कहूँ, बुरा मत मानना। अरे ना बजरंगी बाबा, तुम्हारी बात का कौन बुरा मानेगा। बेड़ी का बंडल सही काम कर रहा था। गुरबचन सिंह के बारे में सुना है कि जवानी में बहुत रंगीन मिजाज रहे हैं। जवानी इन पर से गई कहाँ है भैया बजरंगी, जैसे थे अब भी वैसे हैं। बस क्या बताए, नमक खाया है, इनका जुबान नहीं खुलती। बड़े बड़े समय देखे हैं, पर हैरत भगवान पर होती है। अरे हम अगर धागा भी तोड़ दे तो हमारी गर्दन फंस जावे है, पर ये लोग संसार वासियों से उनका जीवन छीन लें तब भी भगवान इन्हें छोड़ता चला आता है। वाह रे भगवान, तेरी लीला ही निराली है। कभी यहाँ कोई ऐसा वाक़या नहीं हुआ, मेरा मतलब है किसी ने गुरबचन सिंह से अपनी बेइज्जती का बदला लेने की कोशिश की हुआ है पर बच गए। गुरबचन सिंह महाराज और इनके परिवार वाले कोई ऐसा था, यहाँ नौकरी करता था, नाम याद नहीं रहा, बहुत पुरानी बात है। गुरबचन सिंह ने उसकी बहन की इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की थी, इसने हवेली में आग लगा दी, मगर मरा कोई नहीं। 6 नौकर थे जो बेचारे इधर उधर अपना काम सारा अंजाम दे रहे थे, फिर वही मरे थे। गुरबचन सिंह जी तो अपने परिवार के साथ साफ निकल गए थे। हवेली के नीचे कोई सुरंग है जिसका पता सिर्फ गुरबचन सिंह के परिवार में से कुछ लोगों को है, बस वो निकल गए। हवेली खूब जल गई थी, बड़ी ले दे रही। हाँ याद आ गया, इसका नाम जिसने आग लगाई थी अर्जुन सिंह था, अर्जुन सिंह चौहान। पर पृथ्वीराज चौहान के परिवार में से कोई था। बस वो आग लगाकर साफ निकल गया। बरसों पुलिस इसे तलाश करती रही थी, ना जाने किसी इसको पकड़ लिया था इसके धोखे में, फिर भी इसका पता नहीं चल सका। और इसकी बहन का क्या हुआ जिसे गुरबचन सिंह ने अगवा किया था। अरे ऐसी
भीतर की बातें भैया हम नौकरों को कहाँ मालूम होती हैं, मगर तुम्हें तो बहुत कुछ मालूम है। रिस्क राम भैया, गुरबचन सिंह ने आज भी इतने ही बूढ़े हैं। हाँ, वो जो कहते हैं चोर चोरी से जावे पर हेरा फेरी से ना जावे। आजकल ज़रा कष्ट में है। क्यों? भाई है इनका जुगनराज, छोटा भाई अजियत में पड़ा है। वो लाए से वापस आया तो एक अजीबोगरीब बीमारी साथ लाया है भैया। वही बात है, मनुष्य सोचे या ना सोचे, भगवान कहीं ना कहीं से कष्ट देने के रास्ते निकाल लेता है। गुरबचन सिंह का एक ही भाई है और बहुत बुरी हालत है, एकदम सो गया है। सुना है कि नाक और मुंह से कीड़े निकले हैं। ले भैया, वो बात पूरी होगी कि सुसरा होश में आ जा, वरना कीड़े पड़ेंगे। पर ये कीड़े अगर गुरबचन सिंह के शरीर में पड़ते तो देखने वाले को ज़्यादा ख्याल आता कि गुरबचन सिंह ने जो कुछ किया इसका नतीजा इन्हें मिल रहा है। रिस्क राम ने दूसरी बेड़ी सुलगाते हुए कहा। रिस्क राम हवेली के अंदर जो नौकर काम करते हैं इन्हें तो ज़रूर मालूम होगा कि इसकी, मेरा मतलब है अर्जुन सिंह की बहन का क्या हुआ। पता नहीं, वैसे हवेली में एक दो ऐसे नौकर हैं जो गुरबचन सिंह के बड़े राजदारों में से एक हैं। अच्छा, वो कौन? एक तो रसिया है, दूसरा मोहन। ये दोनों गुरबचन सिंह के बड़े राजदार हैं, कभी इनसे मालूम करो। अरे ना, तुम भी कभी ऐसा मत करना बजरंगी, बड़े लोगों को इनके हाल पर छोड़ देते हैं। अगर ज़्यादा आगे बढ़ने की कोशिश की तो जान जाने का खतरा रहता है। अरे हमें क्या पड़ी है भैया खोज लगाने की। हाँ ये तो है। बजरंगी खुश था कि थोड़ी सी मालूमात में इजाफा हुआ था। इस दिन के बाद से वो रसिया और मोहन की ताक में लग गया। बड़े अच्छे तरीके से इन दोनों के बारे में मालूम किया। रसिया और मोहन दोनों ही शैतानी सूरत है, काफ़ी उम्र रसीदा हो गए थे, लेकिन इनके नखरे सबसे ज़्यादा थे क्योंकि वो गुरबचन सिंह के मुंह चढ़े थे। बड़ी ज़बरदस्त कोशिश के बाद बजरंगी को इन दोनों के क्वार्टरों का पता लगा। फिर एक रात वो काफ़ी देर तक गेट पर बाबूलाल के साथ बैठा बातें करता रहा था। बड़ा हुआ पिस्तौल इसके पास था जो इसने अपने लिबास में छुपा रखा था। फिर वो बाबूलाल से ये कहकर उठा कि वो आराम करने जा रहा है, लेकिन इसका रुख इन दूसरे क्वार्टरों की तरफ था जो हवेली के दूसरे हिस्से में थे। मेहंदी की बाढ़ और दरख्तों की आ लेता हुआ आखिरकार वो रसिया के क्वार्टर पहुंच गया। क्वार्टर की दीवारें ज़्यादा ऊंची नहीं थी और बजरंगी अच्छा खासा तंदुरुस्त था। बाजार वो कराता रहता था और अपने आप को बीमार ज़ाहिर करता था, लेकिन जंगल की आबोहवा में वक्त गुजार कर वो काफ़ी सेहतमंद था। चुनाचा दीवार को कूद कर अंदर दाखिले में से कोई दिक्कत पेश नहीं आई। क्वार्टर में एक ही कमरा था, बरामदा और फिर ज़रूरत की दूसरी जगह। कमरे में मध्यम रोशनी फैली हुई थी। इसने दरवाजे को धकेल कर देखा, दरवाज़ा अंदर से बंद था। तब इसने कुछ सोचने के बाद दरवाजे पर आहिस्ता से दस्तक दी। अंदर से चर्च की बू आ रही थी। दूसरे लम्हे दरवाज़ा खुला और रसिया ने कहा, क्या बात है, कौन हो? इस समय? यह भी कोई आने का समय है? बजरंगी ने उसके गिरबान पर हाथ डाल दिया और एक झटके से उसे अंदर धकेल दिया, फिर पलट कर दरवाज़ा बंद कर दिया। रसिया खौफजदा अंदाज में दीवार से जा लगा था। अरे तुम कौन हो? अरे हमने तुम्हें बाबूलाल के पास देखा है। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम, शायद तुझे मेरा नाम भी मालूम हो। मेरा नाम अर्जुन सिंह है। याद है अर्जुन सिंह जिसने इस हवेली में आग लगाई थी? रसिया आंखें फाड़ फाड़ कर उसे देखने लगा, नशे में था। चरस की बू कमरे में बुरी तरह से फैली हुई थी। वो चरस पी रहा था। इसने जोर जोर से आंखें बेचकर गर्दन झटकते हुए कहा, अरे तुम कहाँ हैं मरे भैया, और हमारे पास इस तरह क्यों आए हो? मालूमात हासिल करने? रसिया, मालूमात हासिल करने? कैसी मालूमात भैया? अरे देखो हमारे साथ कोई ऐसा वासा मत करना। अरे नौकर हैं भैया हम तो यहाँ के। रसिया, तुम्हें पता है मैंने हवेली में आग क्यों लगाई थी? गुरबचन सिंह ने मेरी बहन को अगवा कर लिया था, राधिका को। इसका नाम राधिका था। तुम इन लोगों में शामिल थे जिन्होंने रास्ते में राधिका को पकड़ा था। मैंने तुम लोगों में से कुछ को जख्मी कर दिया था, फिर मुझे पुलिस ने पकड़ लिया, मुझे सजा हो गई। पर भैया देखो हमारा क्या दोष है, पापी पेट के लिए सब कुछ करना पड़ता है। हम तो नमक खाते हैं। गुरबचन सिंह महाराज का जैसा उनका हुक्म होता है हम वही करते हैं। रसिया, राधिका कहाँ गई? और ये रसिया से पूछ रहे हो भैया? राधिका गुरबचन महाराज के पास आ गई और जो इनके पास आता है वो इनके चरणों में रहता है, या फिर कहीं किसी वीरान जगह पर इसकी चिता जला दी जाती है। यही दो काम होते हैं। पर भगवान की सौगंध हम इसकी चिता जलाने वालों में से नहीं थे, और ना ही हमें मालूम है कि बाद में क्या वो कहाँ गई। रसिया ने बताया। रसिया तो झूठ बोल रहा है भैया, चर्च की सौगंध, जो झूठ बोल रहे हो हम। मोहन को पता होगा कि राधिका कहाँ गई। मोहन? रसिया ने खौफजदा निगाहों से इसकी तरफ देखते हुए कहा। तभी बजरंगी की नज़र इस दूसरी चारपाई पड़ी जिस पर कोई चादर ओढ़े सो रहा था। ये मोहन है? हाँ तो। पर सुसरा ज़रा डर के मारे चादर ओढ़ कर लेट गया है। चरस पी रहा था हमारे साथ।
ये तो अच्छा हुआ कि मोहन की तलाश में मुझे इसके क्वार्टर तक नहीं जाना पड़ा। उठा इसे, बजरंगी ने कहा और मोहन खुद उठकर बैठ गया। भगवान की सौगंध, जब कोई महाराज के कमरे में तक पहुंच जाता है तो फिर इसकी खबर महाराज को ही होती है और किसी को नहीं होती। तो तुझे भी नहीं मालूम कि राधिका कहाँ गई? बाल बच्चे मर जाए हमें जो हमें कुछ मालूम हो, मोहन ने लड़ती आवाज में कहा। कहाँ हैं तेरे बाल बच्चे? अरे झूठा है सुसा, इसकी शादी किधर हुई है? रसिया ने जवाब दिया। रसिया, मैं तुम दोनों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, बस मुझे इतना बता दो कि राधिका कहाँ है। भैया भगवान की सौगंध, हमें कुछ नहीं मालूम, मगर तुम दोनों इन लोगों में शामिल थे जो राधिका को मुझसे छीन कर यहाँ लाए थे। हमें तो हुक्म मिला था, हम क्या करते। ठीक है, अब तुम दोनों को इस संसार में रहने का कोई अधिकार नहीं, जितना कुछ कर चुके हो इतना ही काफ़ी है, बाकी सब मैं देख लूँगा। अरे भैया देखो, हम तो वैसे ही मरे मराए हैं, हमें मार कर क्या करोगे? दोनों रोए और गिड़गिड़ाने लगे, लेकिन बजरंगी को अपने इंतकाम की आग सर्द करने का ये पहला मौका था। इस पहले मौके पर रसिया और मोहन दुनिया से रुखसत हो गए। बजरंगी ने इन्हें गला दबाकर मार दिया था। रसिया और मोहन गुरबच्चन सिंह के पुराने मुलाजिम ही नहीं थे, बल्कि उसकी सारी बुराइयों के राजदार भी थे। गुरबच्चन को इनकी मौत की खबर मिली तो वो हैरान रह गया। उसने इन दोनों की लाशें देखी तो उलझ कर रह गया। इन्हें तो गला दबाकर कत्ल किया गया है। जयवंत शर्मा, उन्होंने हवेली के निगरान को घूरते हुए कहा। जी महाराज, मुझे अंदाज़ा है, सिर्फ अंदाज़ा नहीं, ये नहीं मालूम कि इन्हें किसने मारा है, गुरबच्चन ने जहरीले लहजे में कहा। जय शर्मा ने गर्दन झुका ली। जय शर्मा हवेली के सारे अमूर का निगरान था। इसकी उम्र 35 साल के करीब थी। इंतहाई शातिर और बेरहम था, औबाश फितरत था, किसी भी तरह गुरबच्चन सिंह से कम नहीं था। यहाँ इसे ज़बरदस्त तनख्वाह मिलती थी, इस तरह इसकी जिम्मेदारी भी सख्त थी। ये भी जल्दी मालूम हो जाएगा महाराज। ये जवाब नहीं है, वो हमारे हाथ सेवक थे और तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम हवेली में रहने वाले एक एक मनुष्य की खैरगिरी रखो। किसकी किसके साथ दोस्ती है और किसकी किससे दुश्मनी है, इस तरह तो यहाँ कुछ भी हो सकता है। आप ठीक कहते हैं महाराज। कब तक बताओगे इन्हें किसने और क्यों मारा है? बहुत जल्द मालिक। हाँ, ज़रूरी है, तुम्हारे यहाँ रहने के लिए ये बहुत ज़रूरी है, बात समझ आ गई होगी। जी मालिक, जय शर्मा ने कहा। इनका क्रियाक्रम कर दो। दोनों नौकरों का अंतिम संस्कार इस तरह खामोशी से किया गया जिस तरह होना चाहिए था, लेकिन जय शर्मा स्टोली पर लटक गया था। जब से उसने यहाँ जिम्मेदारी संभाली थी, हवेली में ये पहली वारदात थी। यहाँ कौन इसका दुश्मन था और कौन इसका दोस्त, इसे सब मालूम था। वो जानता था कि गुरबच्चन एक बदफितरत इंसान है, इसके बहुत से दुश्मन होंगे। इसके अलावा वो रसिया और मोहन इसकी बुराइयों के राजदार थे। इनसे भी किसी तरह दुश्मनी नहीं थी, लेकिन ऐसा कोई दुश्मन कम से कम हवेली में मौजूद नहीं था। चुनांचे इसने बड़ी जहानत से हवेली में किसी बाहर के आदमी की मौजूदगी का सुराग लगाना शुरू कर दिया और बहुत जल्द इसे बजरंगी के बारे में मालूम हो गया था। ज़्यादा समय नहीं गुजरा महाराज, वो बाबूलाल का मामा है और इसी के क्वार्टर में रहता है। क्या करता है वो यहाँ? क्या उम्र है? उम्र तो ज़्यादा है पर तंदुरुस्त है। बाबू के साथ गेट की देखभाल करता है। जय शर्मा ने बजरंगी को देखा और इसके तजुर्बे ने इसे बताया कि वह खतरनाक आदमी है। इसने बड़ी एहतियात से बजरंगी का पीछा शुरू कर दिया। कई नौकर इसने अपने साथ लगा लिए थे जो खुफिया तौर पर बजरंगी की निगरानी करते थे। 3 दिन की मुसलसल निगरानी के बाद एक रात इसे दिनों ने आकर खबर दी। वो चोरों की तरह अंदर की हवेली में घुसा है महाराज और कोनों खुदरों की तलाशी लेता फिरता है। दिनों ने हामते हुए कहा। इस समय कहाँ है? परछाई पल्ले में। आओ, जय शर्मा ने रिवॉल्वर लोड करके कहा और फिर दिनों के साथ चल पड़ा। रास्ते में इसने कुछ नौकरों को भी लिया जो तंदुरुस्त और तवाना और लड़ाई बड़ाई के माहिर थे। दिनों रहनुमाई करता रहा। जय शर्मा को हवेली के एक हिस्से में ले गया जहाँ बजरंगी सुरंग की तलाश कर रहा था जिसके बारे में इसे पता चला था। जय शर्मा बड़ी महारत से इसके पीछे पहुंच गया। फिर इसने रिवॉल्वर बजरंगी की गर्दन पर रख दिया। बजरंगी नाक की तरफ पलटा। इसने अपना पिस्तौल निकालने की कोशिश की, लेकिन जय शर्मा ने उसे कामयाब न होने दिया और पिस्तौल के दस्ते से कई वार करके इसके सर के पिछले हिस्से में किए, जिससे बजरंगी की होशो हवास जवाब दे गया। वो बेहोश होकर जय शर्मा के आदमियों के बाजुओं में झूल गया। पिस्तौल की मौजूदगी और बजरंगी के अंदाज ने यह ज़ाहिर कर दिया कि ये शख्स खतरनाक है और किसी खतरनाक इरादे से इस हवेली में घूम रहा था। बजरंगी को हवेली के एक खास तहखाने में पहुँचा दिया गया जो गुरबच्चन सिंह के मुहाफिजों का कैद खाना था। इसे पूरी तरह कस दिया गया था। जय शर्मा ने अपने तौर पर यह काम किया तो था, लेकिन यह बात वसूख से नहीं कही जा सकती कि यही शख्स रसिया और मोहन का कातिल है। इसके बारे में फ़ौरन गुरबच्चन सिंह को इत्तला देने की बजाय पहले कुछ मालूमात ज़रूरी थी। बजरंगी के जख्मी सर में पट्टी कस दी गई थी, लेकिन वह मुसलसल बेहोश था। ये होश में आ जाए तो मुझे खबर कर देना। और चंदू, तुम बोबाल को लेकर मेरे पास आ जाओ। बाबूलाल को लेकर? वो गेट पर होगा, गेट पर किसी और की ड्यूटी लगा देना। जी महाराज, चंदू ने कहा और जय शर्मा अपनी रिहाइश गाह पर आ गया।
कुछ देर के बाद बाबू चंदू के साथ जय शर्मा के पास पहुंच गया। रात के इस हिस्से में इस तरह से अपनी तलबी ने खौफजदा कर दिया था। जय शर्मा इनका इंचार्ज था और नौकरी से डरते थे। जय शर्मा ने गई नज़र से बाबू को देखा और बोला, बाबू तुम्हारे क्वार्टर में कौन कौन रहता है? मैं, मेरी पत्नी, मेरी धर्म पत्नी, एक बेटा और मेरा मामा। तुम्हारा मामा कब तुम्हारे पास आया? बहुत दिन हो गया महाराज, पर वो मेरा सगा मामा नहीं है। फिर माई बाप, वो एक गरीब और बेसहारा मनुष्य है, संसार में इसका कोई नहीं। हमें सामने वाले पेड़ के नीचे चंदू ने बजरंगी के मिलने की पूरी कहानी सुना दी। इसके अंदाज से विजय को पता लग गया कि वो सच बोल रहा है। इससे कुछ बातें पूछने के बाद इसे जाने की इजाज़त दे दी गई। विजय शर्मा पूरी मालूमात के बाद दोबारा तहखाने जा पहुंचा। बजरंगी की निगरानी करने वाले नौकरों में से एक ने बताया, वो अभी होश में आया है महाराज, और हम आपको खबर करने ही जा रहे थे। विजय शर्मा कोई जवाब देने के बजाय तहखाने की तरफ इस कमरे में पहुंच गया जहां बजरंगी को बांध कर रखा गया था। विजय इसके सामने पहुंच गया। इसने बजरंगी की आंखों में आंखें डाल दी और देर तक देखता रहा। क्या नाम है तुम्हारा? बजरंगी। यहाँ आने से पहले कहाँ रहते थे? कहीं नहीं। क्या मतलब? संसार में मेरा कोई नहीं, या जोगी हूँ, दर दर मारा मारा फिरता हूँ। बजरंगी ने जवाब दिया। पिस्तौल लेकर? नहीं महाराज, पिस्तौल मुझे कहीं पड़ा मिल गया था, मैंने इसे अपने पास रख लिया। गोलियां भरकर? विजय शर्मा ने कहा। वो ऐसे ही बड़ा हुआ मिला था। हवेली में अंदर क्यों घूम रहे थे? चोरी करना चाहता था, किसी कीमती चीज़ की तलाश में था, मिल जाती तो लेकर चपत हो जाता। बाबू तुम्हारे साथ मिला हुआ था? अरे ना जी महाराज, वो तो साधु है, सीधा सच्चा नेक इंसान। तुम चोरी के इरादे से ही हवेली में दाखिल हुए थे और तुमने बाबू का सहारा लिया था, बिल्कुल है ना? फिर हमने बताया ना महाराज, हम दर बदर मारे मारे फिरते हैं। हवेली के सामने इत्तेफाक से डेरा जमा लिया था। बाबूलाल तरस खाकर हमें अपने क्वार्टर में ले आया। यहाँ हवेली की शान देखी तो मन में लालच आ गया। उधर दिन पड़े, ये सोचकर अगर कुछ हाथ आ गया तो समेट कर यहाँ से रफू चक्कर हो जाएंगे। बाकी सांसें आराम से गुजारना चाहते हैं। रसिया और मोहन को क्यों मारा? किसे? बजरंगी बड़ी कामयाबी से अपना बचाव कर रहा था। रसिया और मोहन को? कहाँ की बातें करते हैं महाराज, सारे जीवन में कभी चिड़िया के बच्चे को भी नहीं मारा। कौन रसिया, कौन मोहन? ठीक है, मैं तुम्हें जीता जी गुरबचन सिंह महाराज के सामने पेश करना चाहता हूँ, वरना तुम्हारे तो अगले पिछले सच बोलने को तैयार हो जाते। थोड़ा इंतज़ार कर लो, फिर सब कुछ सच बता दोगे। दूसरे दिन जय शर्मा ने बजरंगी को गुरबचन के सामने पेश किया। इसकी गिरफ्तारी और इससे होने वाली गुफ्तगू के बारे में बताया। गुरबचन गौर से बजरंगी को देखने लगा, फिर बोला, इसके पास पिस्तौल भी था? जी महाराज, ये है। विजय शर्मा ने पिस्तौल गुरबचन को दिखाते हुए कहा, लेकिन अचानक विजय शर्मा ने गुरबचन को चौंकते हुए देखा। वो अपनी जगह से उठकर बजरंगी के पास आया, इसे गौर से देखने लगा। फिर इसकी ससुराती आवाज़ उभरी, विजय शर्मा, जरा इसकी दाढ़ी साफ कराओ। विजय शर्मा ने किस कदर हैरत से गुरबचन का ये हुक्म सुना, लेकिन इसे इस हुक्म की तकमील करना थी। फ़ौरन ही इंतज़ाम किया गया और नाइन ने बजरंगी का चेहरा साफ कर दिया। तभी गुरबचन सिंह के मुंह से सरसराती हुई आवाज़ निकली, अर्जुन सिंह चौहान। गुरबचन सिंह गैर मामूली याददाश्त का मालिक निकला था। हालांकि वक्त काफ़ी गुजर चुका था और बजरंगी के अंदर इंतहाई तब्दीलियाँ पैदा हो चुकी थी। शायद अब अगर राधिका भी इसे मिल जाती तो आसानी से नहीं पहचान सकती थी, मगर गुरबचन सिंह ने इसे बदले हुए हुलिये के बावजूद से पहचान लिया था। इनकार करेगा इस बात से कि तू अर्जुन सिंह चौहान है? करता है तो करता रहे, एक बार किसी को देख लें तो जीवन भर नहीं भूलता। और फिर तू वो है जिसने मेरे परिवार को भस्म कर डालने की कोशिश की थी। वो तो भाग अच्छे थे कि हम बच गए। विजय शर्मा बहुत बड़ा मुजरिम है, बहुत ही बड़ा। इसके पिता ने ठाकुर दलीप सिंह के बहुत बड़ी चोरी की थी, जिसके नतीजे में ठाकुर दलीप सिंह ने उससे गिरफ्तार करवा दिया था। इसने हवालात में आत्महत्या कर ली। ये हमारे पास आया, हमें इसकी असल मालूमात नहीं थी। हमने इसे नौकर रख लिया और फिर इसकी बहन गुम हो गई। इसने यहाँ पर इल्ज़ाम लगाया और जब हमने इनकार किया तो इसने हमारी हवेली फूंक दी और भाग गया। ना गुरबचन सिंह, तू झूठ बोल रहा है, तेरी सारी बातें सच हैं, पर यह मत कह कि राधिका खुद कहीं गुम हो गई। गुरबचन सिंह, तेरा हाथ जोड़ता हूँ, अब तो बता दे मुझे कि मेरी बहन कहाँ है। क्या तूने इसे मार दिया? कहाँ गई वो? जुआ में? गुरबचन सिंह हंसने लगा, फिर बोला, मज़े की बात तो यही होती है, बदला लेने के भी अलग अलग तरीके होते हैं। बजरंगी, हमारी हवेली को आग लगा कर बता, तुझे कुछ हासिल हुआ? अरे बावले, कोई ऐसी चोट मार देता हमारे सीने में कि हम इस जख्म की तकलीफ को बर्दाश्त न कर पाते। फिर हो सकता है कि हम तेरी बात पर गौर करते हो, तुझे बताते कि राधिका कहाँ है, पर तूने काम ही गलत किया और अब यहाँ तो किसी नेक इरादे से नहीं आया था। विजय शर्मा, तुम कहते हो कि ये चोर है और चोरी करने के लिए हवेली में दाखिल हुआ था? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं समझता हूँ कि ये मेरी तलाश में यहाँ आया था और मौका का मुंतज़र था कि मुझ पर वार करे।
गुरबचन सिंह, जो कुछ तू कहेगा मैं मान लूँगा, जो सज़ा चाहे मुझे दे दे, बस एक बार मुझे मेरी बहन से मिलवा दे, एक बार बता दे कि वो जीती है या मर गई है। लंबा हिसाब है अर्जुन सिंह, मुझे फुर्सत मिल जाए तो बातें करेंगे, अब इतनी जल्दी तो इतने बड़े बड़े काम नहीं होते ना। हमारा भाई अगर ठीक हो जाए तब हमारा दिल और दिमाग काबू में आएगा। बेचारा जुगन राज जीवन और मरण के बीच लटका हुआ है। अब देखो वो बातें, अब देखो वो 30 मार खाना अगर क्या करते हैं। सोना है डॉक्टर शिवराज मुखर्जी बड़े महान हैं, बिरोने मुल्क से आने हैं, पहुंचने ही वाले होंगे वो आज है, और जुगन राज को देख लें तो फिर समझो कि हमारा मन भी काबू में आएगा। मगर इस बीच हम इस हवेली में नहीं रुकना चाहते। बहुत खतरनाक आदमी है ये, हमारी मसरूफियत से फ़ायदा भी उठा सकता है। तो फिर सीधा सीधा काम क्यों नहीं करते, महाराज छुट्टी कर दे इसकी, विजय शर्मा ने कहा। गुरबचन ने उसे घूर कर देखा। विजय शर्मा को जल्दी ही एहसास हो गया कि इसने गलत बात कही है। तभी गुरबचन सिंह ने कहा, हाँ तूने गलत बात कह दी है। अरे दुश्मनी का मज़ा तो ये नहीं कि दुश्मन जैसे ही सामने है इसकी गर्दन उड़ा दो, थोड़ा सा मज़ा लेना भी होता है। इससे बातें ही कर लेते हैं, बहन दिखाएंगे इसे इसकी। तू तो ऐसा कर विजय शर्मा, इसे गांगपुरी की पुरानी हवेली में ले जा। गांगपुरी की पुरानी हवेली का कैद खाना मौत का दूसरा घर है। मरना चाहेगा तो वहीं आराम से मर जाएगा, और अगर जीने की लगन होगी इसे तो फिर हम इसे इसके साथ बैठकर बात करेंगे। सुना तूने अर्जुन सिंह, हमारा तेरा खेल लंबा है, मिलाएंगे तुझे तेरी बहन से, चिंता मत कर। जाओ विजय शर्मा, इसे गानकपुरी ले जाओ। जो आ गया महाराज। विजय शर्मा ने कहा। तैयारियां शुरू हो गईं और बजरंगी यहाँ साबक अर्जुन सिंह को एक गाड़ी में बिठाकर गानकपुरी ले जाया जाने लगा। लेकिन इस पर जब इसकी गाड़ी ने थोड़ा सा फैसला तय किया था, इसने एक और खुली गाड़ी को गुरबचन सिंह की हवेली की तरफ आते हुए देखा। बिल्कुल इत्तेफाक से इसकी निगाह इस गाड़ी पर पड़ी थी, तब इसका कलेजा उछलकर हलक में आ गया। इसने इस गाड़ी में सतरानी की सूरत देखी थी। इससे पहले वो चीख कर सतरानी को आवाज़ देता, दूसरी गाड़ी तेजी से दूर निकल गई। रोको, इसे रोको, अरे रोको, ज़रा रोको। इसने शोर मचाया, लेकिन आसपास बैठे हुए लोगों ने इसे बुरी तरह से दबोच कर इसका मुंह बंद कर दिया। गुरबचन सिंह अपने भाई जुगन राज के लिए बहुत परेशान था। इसमें कुछ शक नहीं था कि वो गैर मामूली सलाहियतों का मालिक था, और इसने तवील अरसे के बाद इंतहाई तौर पर बदली हुई शक्ल के मालिक अर्जुन सिंह को पहचान लिया था, और ये बहुत बड़ी बात थी। लेकिन अर्जुन सिंह ने जो कुछ कहा किया था वो भी बहुत बड़ी बात थी। इसने अर्जुन के मंसूबे को नाकाम बना दिया था, बल्कि पहले अर्जुन ने इसकी हवेली को आग लगाई थी, तब वो बच गया था। बहरहाल भाई की मोहब्बत इसके दिल में बेपनाह थी। जुगन राज के इंग्लैंड से वापस आने के बाद वो अपने भाई के लिए सख्त परेशान था। जितने जतन हो सकते थे कर चुका था, और हर कीमत पर इस बात का ख्वाहिशमंद था कि जुगन राज सेहतमंद हो जाए। लेकिन हर कोशिश नाकाम हो गई थी, और डॉक्टर शिवराज मुखर्जी, जिसका ताल्लुक हिंदुस्तान से ही था लेकिन इंग्लैंड से, उसने अपनी जहानत की दो मचा रखी थी, और वो जुगन राज के लिए आखिरी सहारे के तौर पर था। गुरबचन ने ज़बरदस्त अखराजात करके डॉक्टर शिवराज मुखर्जी को इंग्लैंड से तलब कर लिया था और इसका इंतज़ार कर रहा था। पिछले कुछ अरसे से हवेली में कुछ लोगों ने तीरथ राम त्रिवेदी की बातें करना शुरू कर दी थी, और फिर किसी ने गुरबचन सिंह से ये बात कही थी कि वो दुनिया भर के जतन कर रहा है, तीरथ राम को भी तलब कर ले, इसे जुगन राज को दिखावे। गुरबचन ने ऐसे ही कह दिया कि इससे पूछ क्यों रहे हो, फौरन इसे ले आओ बेवकूफ़ो। अगर तुम समझते हो कि वेद त्रिवेदी को बालातर जुगन राज को दिखाया जाए तो जाओ इसे ले आओ, मुंह मांगी रकम दे दो इसे, हो सकता है इसका इलाज जुगन पर कामयाब हो जाए। बात इसके मुंह से निकलती थी तो वजन रखती थी। चुनाचा विजय शर्मा ने कुछ लोगों को मुतय्यन करके त्रिवेदी के पास भेजा था, लेकिन हकीकी तौर पर गुरबचन सिंह को डॉक्टर शिवराज मुखर्जी का इंतजार था, जिसके बारे में इतला मिली थी कि वो आने ही वाला है। फिर उधर सतरानी और त्रिवेदी के साथ हवेली में दाखिल हुई, और उधर जय शर्मा को डॉक्टर शिवराज के आने की इतला मिली। इसने दिल्ली एयरपोर्ट पर अपने आदमियों को रवाना कर दिया और इन्हें हदायत की कि डॉक्टर शिवराज जी को बड़े एहतराम के साथ सहारनपुर ले आया जाए। सतरानी हवेली में दाखिल हुई तो विजय शर्मा के हरकारों ने इसे हवेली के एक अच्छे गोशे में मुंतकिल कर दिया। मेहमान खाना बहुत वसी था, और वहाँ मेहमान के आराम और आयश का हर तरह से ख्याल रखा जाता था। त्रिवेदी ने सतरानी को छुपा कर नहीं रखा था। सतरानी पर जिसकी निगाह पड़ती वो इसे देखता रह जाता, यहाँ तक कि हवेली की नौजवान नौकरानियाँ भी काना फूसी करने लगी। ये कितनी सुंदर है, कहीं इसका क्रिया कडमी न हो जाए। जय शर्मा चौके बजरंगी को लेकर
गानकपुरी गया हुआ था। खसूसी तौर पर इसे हदायत की गई थी कि अर्जुन सिंह को पूरी जिम्मेदारी के साथ कैद में रखा जाएगा। गानकपुरी का कैद खाना काफ़ी मजबूत तस्वुर किया जाता था। पुरानी हवेली का ये कैद खाना बड़ी बड़ी खूनी दास्तानों का अमीन था। बहरहाल वो दो मेहमान आए थे, लेकिन एक ही हैसियत बहुत ज़्यादा थी। ये डॉक्टर शिवराज मुखर्जी था। इंतहाई शानदार पर्सनैलिटी का मालिक हवेली पहुंचा तो खुद गुरबचन सिंह ने इसका इस्तकबाल किया। इसके रामो साइश के लिए भी मकूल बंदोबस्त कर दिया गया। बहुत बड़े मुआवजे पर इसे तलब किया गया था। इसके आने के तमाम अखराजात भी गुरबचन सिंह के ज़िम्मे थे। बहरहाल विजय शर्मा भी वापस आ गया। इसने अर्जुन सिंह पर इंतहाई मजबूत पड़ा लगा दिया था। अभी तक त्रिवेदी वगैरह से मुलाकात नहीं की गई थी और सारे के सारे डॉक्टर शिवराज की तरफ ही मुतवज्जो थे। डॉक्टर शिवराज ने वक्त ज़ाया किए बगैर जुगलराज को देखा। जुगलराज का रंग हल्दी की तरह नरम और जर्द हो चुका था। वो जब भी खांसता इसके मुंह से और नाक से कीड़े निकल पड़ते थे। इसकी शख्सियत इंतहाई गुनौनी हो गई थी। डॉक्टर सूरज मुखर्जी ने उसे देखा और बोला, मैंने आपसे टेलीफोन पर बात की थी गुरबचन सिंह जी, और पूछा था कि क्या अच्छी लेबॉर्ट्री में टेस्ट करवाएंगे हैं। मैं इन रिपोर्टों की फाइल्स देखना चाहता हूँ। विजय शर्मा। गुरबचन सिंह ने अपने हाथ आदमी की तरफ देखा तो विजय शर्मा ने तमाम फाइल्स शिवराज मुखर्जी के सामने पेश कर दी। शिवराज मुखर्जी इन फाइलों में लगी रिपोर्टों को देखने लगे। फिर इसने कहा, ये कीड़े इसके खून में बनते हैं। खून में जो काले और सफ़ेद जरसूमे हैं, किसी खास अमल के तहत ये जरसूमे इन कीड़ों में तब्दील हो गए हैं। ये रिपोर्टें बताती हैं कि इसके जिगर के पास एक जख्म सुराख की शक्ल इख्तियार कर गया है। इस तरह से ये खून रस कर इसके मैदे में दाखिल हो चुका है। यानी वो खून जो जरसूमों की शक्ल में है, और जब ये खांसता है तो ये जरसूमे इसके मुंह और नाक से बाहर निकल आते हैं। ये एक अजीबोगरीब अमल है। हमें ये पता नहीं चल सका कि इन जरसूमों के बनने की वजह क्या है, लेकिन एक और काम होना चाहिए था। वो क्या डॉक्टर? हमें इसका खून बदलवाना होगा। ये रिपोर्ट्स मौजूद है महाराज, यहाँ के बेहतरीन अस्पताल में। 3 बार इसके जिस्म का सारा खून निकाल कर नया खून दिलवाया गया है, मगर डॉक्टरों का कहना है कुछ अर्से के बाद इसके खून में फिर वही जरसूमे बनने लगेंगे। 3 बार इसे नया खून दिया गया है। शिवराज ने 2 रिपोर्टें भी देखी और फिर बोला, क्या आप इसे यहाँ से शहर के अस्पताल में मुंतकिल कर सकते हैं? डॉक्टर साहब, बात आज की नहीं है। कई दफ़ा हम इसे शहर के बड़े बड़े अस्पतालों में ले जा चुके हैं। मुझे यकीन है आपने ऐसा ही किया होगा, लेकिन बहरहाल मुझे कुछ वक्त दीजिए। मैं इसका ब्लड लेकर जाऊंगा और इसके नमूने इंग्लैंड भिजवा दूंगा। इस दौरान मैं दिल्ली में रहूंगा और वहाँ अपने तौर पर इसके ब्लड पर रिसर्च करूँगा, जैसा आप मुनासिब समझे। मुझे अपने भाई का जीवन चाहिए, गुरबचन सिंह ने उदास लहजे में कहा। वो लोग डॉक्टर शिवराज के आगे पीछे फिरते रहे। डॉक्टर शिवराज ने अपनी ज़रूरत के मुताबिक जुगलराज का खून लिया और फिर इसके दिल्ली पहुंचाने का बंदोबस्त किया जाने लगा। जब वो दिल्ली चला गया तो गुरबचन सिंह गमज़दा अंदाज में अपने कमरे में जाकर बैठ गया। इसकी तरह पत्नी ने उससे हमदर्दी की बहुत सी बातें की तो गुरबचन सिंह गमज़दा लहजे में बोला, मेरे भाई का जीवन बच जाए, इससे बड़ी बात मेरे लिए और कोई नहीं हो सकती। मैंने अपना जीवन बिता लिया है, पर जुगलराज अगर वो इस संसार में ना रहा तो भगवान की सौगंध मेरा जीवन भी बेकार हो जाएगा। ये विजय शर्मा कहाँ गया? मुलाजमों ने फ़ौरन ही विजय शर्मा को गुरबचन सिंह के सामने पेश कर दिया। गुरबचन सिंह सोच में डूबा हुआ था। इसने विजय शर्मा को देख कर कहा, अर्जुन सिंह को तुमने कहाँ पहुँचा दिया? महाराज, इसे गानकपुरी के कैद खाने में बंद कर दिया गया है। बहुत खतरनाक है वो। ये वही है जिसने हमारी हवेली में आग लगाई थी। अभी हम इसके बारे में कुछ नहीं करेंगे। डॉक्टर शिवराज की तरफ से पता चल जाए कि वो क्या करेंगे। अगर वो जुगलराज को इंग्लैंड ले जाने के लिए कहेंगे तो हम खुद भी जुगलराज के साथ यूरोप जाएंगे। जी महाराज, विजय शर्मा ने कहा, हमारे कहने का मतलब यह है कि इस पर पूरी नज़र रखना, वो भागने ना पाए। आप बिल्कुल चिंता न करें। दूसरी बात यह है कि वो त्रिवेदी भी आ गया है। मैंने आपको बताया था कि आजकल इसकी बड़ी धूम मची हुई है। कभी कभी बिल्कुल बच्चों जैसी बातें करते हो विजय शर्मा। हिंदुस्तान के बड़े से बड़े डॉक्टरों ने सारे जतन कर लिए, पर वो ठीक नहीं हो सका। ये छोटे मोटे वेद हकीम नज़र जुकाम का इलाज भी ठीक से नहीं कर पाते। इतने पेचीदा मामले में वो क्या कर सकते हैं? बड़ी तारीफें सुनी है इनकी। आज्ञा दे तो दिखा ले इन्हें भी, वरना चलता करें। क्या हुक्म है? कहाँ है वो? मेहमान खाने में है। आ गया है तो दिखा लो, देखो क्या कहता है। ठीक है महाराज। और एक बात सुनो, डॉक्टर शिवराज को इन बेवकूफ़ियों के बारे में कुछ मालूम नहीं होना चाहिए। ये लोग ऐसी हमाकतों को नहीं मानते। जी महाराज। जय शर्मा ने त्रिवेदी को अपने पास बुला लिया और फिर से जुगलराज की बीमारी के बारे में इसे तफसील बताई। आपके आदमियों ने मुझे बता दिया था, मगर मैंने अभी तक जुगलराज को देखा नहीं। सुना है वलायत से कोई बड़े हकीम डॉक्टर साहब आए हैं। आप हमें बता दीजिए हमारी बारी कब आएगी। बस त्रिवेदी जी, ये पैसे वाले लोग बीमारियाँ खरीदते हैं, फिर इनके इलाज पर खूब पैसा बहाते हैं, मगर मैं आपसे बड़ी अकीदत रखता हूँ। आप बताइए कब देखेंगे जुगलराज को? जब आप आज्ञा दें तब तैयार हो जाए। अभी चले। ठीक है, त्रिवेदी ने कहा। फिर इसने अंदर जाकर सतरानी को भी तैयार होने के लिए कह दिया।
विजय शर्मा इनके आने का इंतज़ार करने लगा। फिर जब सतरानी अंदर से आई तो विजय शर्मा ने पहली बार उसे देखकर पथरा कर रह गया। जंगल के हुस्न को देखकर कुछ लम्हों के लिए इसके हवास जवाब दे गए। वो आंखें फाड़े उसे देख रहा था। चले महाराज, त्रिवेदी ने इसे मुखातब किया। है ये कौन है? मेरी बेटी सतरानी है। जी जी, क्या ये भी साथ जाएंगी? हाँ, मैंने अपने सारे जीवन की शिक्षा इसे दे दी है। बूढ़ा हो गया हूँ ना, याददाश्त भी खराब हो गई। ये मेरे सारे गुण याद रखती है और बीमारियों का इलाज बताती है, इसलिए ये मेरे साथ ही रहती है। तब तो ये बड़ी मेहमान आई है, जय शर्मा ने कहा। फिर वो इन दोनों को लेकर चल पड़ा। वो मुसलसल सतरानी को देखे जा रहा था, पर न जाने किस ख्याल के तहत इसके चेहरे पर तशवीश के आसार फैल गए। एक बात कहूँ त्रिवेदी महाराज, बुरा तो नहीं मानेंगे? जी माई बाप, क्या बात है? आपकी बेटी बहुत सुंदर है। आपको पता है इन हवेलियों में रहने वालों की नज़रें बहुत गंदी होती हैं। अगर आप सतरानी जी के चेहरे को नकाब से ढक दे तो ज़्यादा अच्छा होगा। ओह अच्छा, मगर मैं नकाब कहाँ से लाऊं? त्रिवेदी ने परेशानी से कहा। अभी ये अपनी ओढ़नी से ही काम चला ले, बाद में इसका इंतजाम कर दूंगा। ठीक है, त्रिवेदी ने कहा। फिर जुगन राज की रिहाइशगाह में दाखिल होकर त्रिवेदी के कहने पर सतरानी ने अपना चेहरा अपनी ओढ़नी में छुपा लिया। इसके बाद वो जुगन राज के पास पहुंच गई। जुगन राज इस वक्त होश में था और अपनी बीमारी से बहुत परेशान नजर आ रहा था। अब क्या बात है विजय, ये लोग कौन है? इसे नाखुशगवार लहजे में कहा। ये बहुत बड़े वेद है जुगन जी, आपको देखने आए हैं। और ये जुगन ने सतरानी की तरफ देखते हुए कहा। ये इनके साथ हैं। ठीक है, देखे तमाशा, जुगन ने अफसोदगी से कहा। मन हल्का न करे महाराज, भगवान आपको ठीक कर देगा, अच्छी तरह ठीक कर देगा भगवान ने। जुगन ने फीकी सी हंसकर कहा। इस पर सतरानी बोली, पिताजी आप दोनों बाहर चले जाएं। इस बात पर विजय शर्मा ने चौंक कर सतरानी को देखा, फिर शानियां लाकर बोला, ये देखेंगी जुगन जी को? आइए, त्रिवेदी ने कहा। और जय शर्मा किस कदर नाखुशगवार अंदाज में त्रिवेदी के साथ बाहर निकल आया। बाहर निकलकर उसने कहा, आपने तो वाकई अपना सब कुछ अपनी बेटी को दे दिया त्रिवेदी जी, कुछ अपने पास भी रखते तो अच्छा था। त्रिवेदी ने कोई जवाब नहीं दिया। दूसरी तरफ सतरानी जुगन के सामने बैठ गई। इसने कहा, आप उठकर बैठ जाइए महाराज, सहारा आपको देना होगा। देवी जी, मैं बगैर सहारा के उठ नहीं सकता। सतरानी ने जुगन को बाजू से पकड़कर सहारा दिया और जुगन एक क्राक के साथ उठ गया। एक बार इसका बैलेंस खराब हुआ तो इसने बेख्तियार सतरानी का सहारा लिया और ऐसा करते हुए सतरानी के चेहरे से कपड़ा हट गया। तब जुगन ने सतरानी का चेहरा देखा और देखता ही रह गया। सतरानी ने इस बात का कोई एहसास नहीं किया। इसने जुगन की आंखों में देखा और जुगन को यूं लगा जैसे इसकी पूरी जान खींची जा रही है। और पहले वो सतरानी के हुस्न का सहर का शिकार हुआ था, अब इसकी आंखों के समंदर में डूब गया था। सतरानी अपने कुदरती इलम से इसे अंदर से पढ़ रही थी, इसकी बीमारी से वाकिफ हो रही थी। फिर इसने आकर जुगनराज के चेहरे से हटा ली और यकदम इसे अपने चेहरे के खुले होने का एहसास हुआ। चूंकि इसे त्रिवेदी ने चेहरा ढकने के लिए कहा था, इसलिए इसने ओढ़नी अपने चेहरे पर बराबर कर ली। ये ना करे देवी, आपकी सूरत और जीवन का पता देती है। अगर आप थोड़ी देर किसी के सामने चेहरा खोलकर बैठ जाए तो इसकी सारी बीमारियां खुद बहुत खत्म हो जाए। भगवान की सौगंध, आपको देखने के बाद तो जीने को जी चाहता है। सतरानी ने कोई जवाब नहीं दिया। उठकर दरवाजे की तरफ चली तो इसी वक्त दरवाजे से गुरबचन सिंह अंदर दाखिल हुआ। उसके पीछे त्रिवेदी और जय शर्मा थे। गुरबचन ने एक सरसरी निगाह सतरानी पर डाली। सतरानी का चेहरा इसे नजर नहीं आया था। इसने फौरन अपने भाई को देखा और इसके करीब पहुंच गया। तुम चिंता मत करना जुगन, मैं तुम्हें भगवान के घर से भी वापस ले आऊंगा। ये सब बेचारे तुम्हारा जीवन चाहते हैं, इसीलिए अपने अपने जतन कर रहे हैं, मगर फिक्र मत करो। अगर डॉक्टर शिवराज ने मशवरा दिया तो मैं तुम्हें वलायत ले जाऊंगा और वहाँ तुम्हारा इलाज कराऊंगा। ये देवी जी कौन है भाई? महाराज, जुगन ने पूछा। पता नहीं कौन है। विजय शर्मा, गुरबचन ने विजय शर्मा को आवाज दी और विजय शर्मा हाथ जोड़कर सामने आई। ये लड़की कौन है? वेद जी की बेटी है। वेद जी ने इसे अपना ज्ञान दे दिया है, अब यही इनके मरीजों को देखती है। ये तमाशा घर बनाया तुम लोगों ने, क्या कर रहे हो तुम? विजय शर्मा, मैंने लाखों रुपए खर्च करके यूरोप के इतने बड़े डॉक्टर को बुलवाया है और तुम लोग ये टोने टोटकों के चक्रों में पड़े हुए हैं। क्या देखा है आपने इसे लड़की? गुरबचन ने तीखे अंदाज में पूछा। जड़ी कड़ी बूटी खा लिया उन्होंने। इसमें बस कपड़े काविश होता है जिसमें नन्हे नन्हे कीड़े होते हैं। ये कीड़े इनके खून में बढ़ गए हैं और वही इनके शरीर से निकल कर आते हैं। क्या बकवास कर रही है ये? गुरबचन बोला। ये जड़ी कड़ी क्या होता है? एक मिनट भैया जी, कुछ समय पहले की बात है, हम लोग एक पिकनिक पर गए थे। प्रोफेसर एरक और भी हमारे साथ है। वो जड़ी बूटियों पर काम कर रहे थे, बाकी लोग अपनी पसंद के शुगर कर रहे थे और प्रोफेसर जड़ी बूटियाँ तलाश कर रहे थे। मैं ऐसे ही शौक में अपने ग्रुप के दूसरे लोगों से दूर निकल गया। वहाँ पहाड़ियाँ बिखरी हुई थी। एक पहाड़ी के रखने में एक पौधा अटका हुआ था। इस पौधे में
लीची के बराबर फल लगे हुए थे। ये फल बहुत खूबसूरत है। मैंने बेवकूफ़ी में एक फल चख कर देखा, बेहद लजीज था। मैंने 5-6 फल खाए और थोड़े से फल तोड़कर दूसरों को दिखाने के लिए रख लिए। प्रोफेसर हार्वे ने ये फल देखकर तो उछल पड़े। उन्होंने बड़ी बदफवासी से मुझसे ये फल छीन लिया। फिर मुझसे पूछा कि इन फलों का पौधा कहाँ है। मैंने समत और जगह बताई तो वो पागलों की तरह दौड़े और इस पौधे के सारे फल तोड़ लाए। इनसे पूछा गया कि ये कैसा फल है। उन्होंने कोई जवाब न दिया। हाँ, इसका नाम ज़रूर बताया था जो अब तक मुझे याद है। उन्होंने कहा कि इस पौधे से तिलयाक बनाया जाता है। इसका नाम जरन कड़ी है। किसी की दिलचस्पी की बात नहीं थी, इसलिए ज़्यादा क्रिएट भी नहीं की गई थी। जरन कड़ी, गरबच्चे ने ज़ेर-लब कहा और फिर बोला, इसका कोई इलाज है त्रिवेद जी? है, सतरानी ने कहा। इसमें से पानी का जग उठा लिया जो जुगर राज के सराहने मौजूद थी। जग से उसने गिलास में पानी डाला, इसमें से आधा पानी पी लिया। इस काम में इसने कुछ ज़्यादा वक्त लगाया था। दूसरे लोग कुछ ना समझने वाले अंदाज में उसे देख रहे थे। फिर इसने बाकी पानी जुगन की तरफ बढ़ाया और बोली, पी लो। जुगन जो इसके हुस्न में खोया हुआ था अब इसे देखे जा रहा था। चौंक पड़ा। गिलास सतरानी के हाथ से ले लिया। क्या बदतमीजी है। रुको जुगन, रुक जाओ। लेकिन इतनी देर में जुगन ने पूरा पानी पी लिया। तुमने इसे अपना झूठा पानी पिलाया। तुम जानती हो ये कौन है? ना जाने सतरानी को क्या हुआ, इसने गरबच्चन को घूरते हुए कहा। और तुम जानते हो मैं कौन हूँ? जो ही सतरानी ने गरबच्चन की आंखों में देखा, गरबच्चन को यूं महसूस हुआ जैसे इसकी आंखों के सामने सूरज उतर आया हो। इतनी तेज चमक थी कि कुछ देर के लिए वो अंधा हो गया। इसके बाद वो कुछ बोल नहीं सका। थोड़ी देर सर झटकता रहा और इसके बाद दरवाजे की तरफ मुड़ गया। विजय शर्मा खामोशी से त्रिवेदी और सतरानी को देख रहा था। कुछ लम्हों के बाद त्रिवेदी ने कहा, सतरानी तुझे कुछ और समय चाहिए क्या? नहीं बाबा, वापस चलो, सतरानी ने जवाब दिया। त्रिवेदी ने पहली बार सतरानी को इस एतमाद के साथ बात करते हुए देखा था।